हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2026 में ही रिलीज हुई पोस्ट अपोकलिप्टिक हॉरर मूवी 28 इयर्स लेटर द बोन टेम्पल का ब्रेकडाउन। इसके डायरेक्टर है निया डिकोस्टा, जो कि नई वाली कैंडीमैन बना चुकी है। राइटर है एलेक्स गार्लैंड, जिन्होंने ओजी मूवी लिखी थी, और अभी जो 6 महीने पहले 28 इयर्स लेटर आई थी वो भी, जिसका ये सीक्वल है। उसका भी मैंने ब्रेकडाउन किया था, तो पहले उसे एक बार देख लेना रीकैप के लिए, क्योंकि ये मूवी एकदम उसके बाद बेस्ड है। और अगर इस फ्रेंचाइज के बारे में सब कुछ जानना चाहते हो तो मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। खास बात यह है कि इस मूवी से किलियन मर्फी की भी इस यूनिवर्स में वापसी हो रही है, उस पर भी हम बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि क्या ये मूवी ज़ॉम्बी जॉनरा में कुछ बदलने वाली है। इसके अलावा मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। 28 इयर्स लेटर में हमने देखा था कि ब्रिटिश आइल्स को क्वारंटीन करके रेज वायरस को सिर्फ वहीं तक सीमित कर दिया गया है, लेकिन वायरस में म्यूटेशंस हो चुकी हैं, जिस वजह से इन्फेक्टेड्स के अंदर भी वैरायटी आ चुकी है। इनमें सबसे खतरनाक है अल्फा, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और समझदार भी। वो इन्फेक्टेड्स के पूरे झुंड को लीड करता है शिकार करने के लिए। मेनलैंड पे तो ये सब चल रहा है, पर साथ ही एक छोटे से आइलैंड पे भी इंसानी कम्युनिटी फिर से पनप रही है। उसमें हमने देखा था स्पाइक नाम के बच्चे को, जो अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए उन्हें मेनलैंड पर लेकर गया था डॉक्टर इयान कैल्सन के पास, जो कि सभी मुर्दों की बॉडीज को जलाकर उनकी हड्डियों से एक बोन टेम्पल तैयार कर चुका है डेथ के स्मारक के तौर पर। और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी इन्फेक्टेड की है या फिर किसी नॉर्मल इंसान की, बल्कि वो तो इन्फेक्टेड्स को भी बीमार इंसानों की तरह देखता है, जो कि वो है भी। डॉक्टर कैल्सन ने एक अल्फा को नाम दिया हुआ है सैमसन, जो कि उसी के एरिया में शिकार करता है। कैल्सन वायरस से खुद को बचाता है पूरी बॉडी पे आयोडीन मल के, और सैमसन से खुद को बचाता है उसे मॉर्फिन डार्ट मारकर, जिससे सैमसन नशे में हो जाता है। उस सैमसन के झुंड की एक इन्फेक्टेड फीमेल प्रेग्नेंट थी और ट्रेन में बच्चे को जन्म दे रही थी, जहां पे आयला ने उसकी मदद की थी। और जो बच्ची पैदा हुई थी वो थी एकदम नॉर्मल, उसमें कोई वायरस के लक्षण नहीं थे। पर तभी ट्रेन में सैमसन आ गया था, इसलिए स्पाइक और आयला को उससे बचकर भागना पड़ा था। तब उन दोनों की जान बचाई थी डॉक्टर कैल्सन ने। और आयला को चेक करने के बाद कैल्सन ने बताया था कि तुम्हें कैंसर है, इसका इलाज तो नहीं हो सकता, पर तुम्हें इस सफरिंग से आजादी जरूर मिल सकती है। कैल्सन ने आयला को खत्म करके उसकी हड्डियां भी बोन टेम्पल में शामिल कर दी थी, और अपनी माँ के स्कल को स्पाइक ने रखा था टॉप पे। उसका बचपन भी वहीं पे खत्म हो गया था। फिर अगले दिन सैमसन ने उन पे अटैक कर दिया, तो स्पाइक ने ही कैल्सन की जान बचाई सैमसन को डांट मारकर। जो बच्ची पैदा हुई थी, कैल्सन ने उसे स्पाइक को सौंप दिया कि इसे अपने साथ घर ले जाओ। लेकिन स्पाइक को वापस घर जाना ही नहीं था, इसलिए बच्ची को उसने कम्युनिटी के गेट पे रख दिया एक लेटर के साथ, ताकि उसके डैड सब कुछ समझ सके। बच्ची का नाम उसने रखा था आयला, अपनी माँ के नाम पर। बच्ची को सेव करके वो खुद मेनलैंड पर भटकने लगा, जहाँ पे उसे मिली थी जिमी की गैंग। जिमी, जो कि वायरस आउटब्रेक के टाइम पे बच्चा था, उसके सामने ही उसकी फैमिली खत्म हो गई थी। वो अभी तक अपने दम पे सरवाइव कर रहा है, अपनी खुद की गैंग बनाकर, जो कि इन्फेक्टेड्स को भी बहुत बुरी मौत देते हैं। ये था पिछले पार्ट का रीकैप। अब आते हैं इस मूवी पे। जिमी ने खुद को नाम दिया है सर लॉर्ड जिमी क्रिस्टल, JC, जीसस क्राइस्ट। वो खुद को धरती पे भेजा हुआ बेटा मानता है, पर गॉड का नहीं, सेटन का। उसका कहना है कि उसके फादर सेटन उससे बातें करते हैं और उसे गाइडेंस भी देते हैं। सेटन के ही कहने पर उसने अपनी गैंग बना रखी है, जिन्हें वो कहता है फिंगर्स। 7 फिंगर्स की गैंग है और सबके नाम जिमी हैं। जिमी शाइट, जिमी इंक, जिमी जोन्स, जिमी फॉक्स, जिमी स्नेक और जिमीमा। फिंगर्स मिलके बनाती हैं फिस्ट, यानी मुट्ठी। और फिस्ट क्या करती है? चैरिटी। जिमी भी अपनी फिस्ट से चैरिटी करता है, लेकिन इसकी चैरिटी कुछ अलग है, वो हम आगे देखेंगे। मेन बात यह है कि इसकी फिस्ट में 5 फिंगर्स के बजाय 7 फिंगर्स हैं। अब रिलीजियस एंगल से आप इसके कई मायने निकाल सकते हो, क्योंकि जिमी रिलीजियस घर में ही बड़ा हुआ था। पर मेरा कहना यह है कि जिस दिन आउटब्रेक हुआ, उस दिन जिमी अपने रूम में 7 बच्चों के साथ बैठा हुआ टेलेटबीज देख रहा था, और वो 7 ही मारे गए थे इसके सामने ही। अब आप इसकी गैंग के कपड़े देख लो, टेलेटबीज वाले हैं, और इनकी गिनती देख लो 7। सीधा सा मतलब यही है कि जिमी उसी दिन में अटका है, अपने 7 साथियों को फिर से पाना चाहता है, इसीलिए ये गैंग बनाई। यही वजह है कि इसकी गैंग में 7 से ज्यादा लोग एंटर नहीं हो सकते। आप देखो, इसके प्रीस्ट फादर ने इसे जो क्रॉस दिया था, वो ये उल्टा करके पहनता है, और यही उल्टा क्रॉस इसने गोद रखा है हर एक गैंग मेंबर के माथे पर। अब सवाल आपका ये होना चाहिए कि एक रिलीजियस घर में बड़ा होने के बाद, फादर प्रीस्ट होने के बाद, ये सेटन की तरफ कैसे शिफ्ट हो गया? तो जवाब एकदम सिंपल है। बचपन से इसने यही सुना था कि इस दुनिया में जो कुछ अच्छा होता है सब
गॉड करते हैं, पर जो इसके सामने उस दिन हुआ था वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मतलब ये जो रेज वायरस फैला जिसने इसका सब कुछ छीन लिया और इसे कुछ ऐसी लाइफ दे दी, वो तो गॉड ने नहीं किया था। और बचपन से इसने यही सुना है कि गॉड के ऑपोजिट सेटन होता है जो सारे बुरे कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब ये रेज वायरस धरती पे फैलाया सेटन ने और गॉड कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब गॉड है ही नहीं, सेटन ही सच है और वही सब कुछ कर रहा है, ये इसने मान लिया। जब इन्फेक्टेड्स इसके डैड को खाने आए थे तब इसके डैड ने बोला था कि सब कुछ गॉड की मर्जी से हो रहा है, लेकिन उसके बाद डैड तो खुद इन्फेक्टेड बन गए और ये रह गया अकेला। फिर जो कुछ इसने खुद अपनी आंखों से देखा और जो कुछ इसे बचपन से सिखाया गया था उसके बेसिस पे इसने खुद ही जज कर लिया कि ये गॉड की मर्जी से नहीं हो रहा, सेटन की मर्जी से हो रहा है। और इसके डैड ने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, फिर भी इस दुनिया में ये सर्वाइव करता रहा। तो वो जो ट्रॉमा था उसके चलते इसने एक्सेप्ट कर लिया कि सेटन ही इसका असली फादर है, जिसने इसकी पूरी फैमिली तो खत्म कर दी पर इसे कुछ नहीं होने दिया, क्योंकि इसके जरिए वो कुछ खास करवाना चाहता है। वो खास काम है चैरिटी, जो आप आगे देखोगे। तो फिलहाल आप जिमी के बारे में सब कुछ जान गए। सिंपल शब्दों में ये एक सेटन वर्शिपर है और अपने लोगों के लिए एक प्रॉफिट है जिसे सीधा ऊपर से हुक्म आता है। सेटन इसे खुद बताता है कि क्या करना है और ये बताता है अपनी गैंग को, और इसमें ये कोई ढोंग नहीं करता। इसे सच में सेटन की आवाज सुनाई देती है, पर असल में वो इसकी खुद की अंदर की आवाज है जो इससे बुरा करवाती है, क्योंकि ये दिमागी तौर पे बीमार है। और इसकी गैंग भी इससे डर के रहती है, क्योंकि ये भी तो वही सारे बच्चे हैं जो इस बर्बाद दुनिया में बड़े हुए। इनके पास रीजनिंग है नहीं, कोई लॉजिक इन्हें पता नहीं, बस ये डर में पले थे और वो डर इनका दूर कर दिया जिमी ने। तो इनके लिए सबसे ऊपर हो गया जिमी। उससे कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि वो बड़े फादर का बेटा है। मतलब इनका डर जिमी ने मिटाया नहीं, बस शिफ्ट कर दिया अपने ऊपर। अब जिमी से डरना है और किसी से नहीं। तो यह है सर लॉर्ड जिमी क्रिस्टल की सैटेनिक गैंग, जो इस इन्फेक्टर्स द्वारा बर्बाद दुनिया में इन्फेक्टर्स से भी ज्यादा खतरनाक है और उनसे भी गई गुजरी है। क्योंकि इन्फेक्टर्स का तो ऐसा है कि वो रीजनिंग नहीं कर सकते, उनके दिमाग पे रेज सवार है, लेकिन ये लोग रीजनिंग कर सकते हैं फिर भी नहीं करते। उन्हें रेज ने अंधा कर दिया, इन्हें जिमी ने। तो जिमी इस कहानी में बहुत बड़ी फोर्स है, इन्फेक्टर्स और अल्फा से भी ऊपर रेज वायरस की टक्कर में। और इसके ऑपोजिट खड़ा है डॉक्टर कैल्सन, जो इसी बर्बाद दुनिया में ही रहकर लोगों को रीजनिंग सिखा रहा है, बल्कि एक पूरा स्मारक बना रहा है आने वाली जनरेशंस के लिए। तो जिमी की गैंग का रूल ये है कि इसमें सिर्फ 7 ही फिंगर्स रहेंगी, पर जब भी इन्हें कोई और इंसान मिल जाता है तो सर जिमी उसकी फाइट अपनी गैंग के एक जिमी से कराता है। अगर सामने वाला जीत गया तो वो नई फिंगर बन जाएगा, और जीतने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पुरानी फिंगर को जान से मारना, नहीं तो खुद मारे जाओगे। अब ना चाहते हुए भी इस फाइट में फंस चुका है स्पाइक, जिसे मारना होगा जिमी शाइट को। और ये मत सोचना कि स्पाइक बच जाए तो इसे मारेंगे, नहीं, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, बचपना इस दुनिया से मिट चुका है। ये सब भी तो वही बच्चे हैं जिनका बचपन छिन गया, इसलिए इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये फाइट जहाँ पे हो रही है सबसे बड़ा सबूत तो वही है इस बात का। बच्चों का वाटर पार्क है जिसके पूल में एक बच्चे को खत्म किया जाएगा, और ऊपर लाइफ गार्ड की चेयर को सिंहासन बना के बैठा है सर जिमी। लाइफ गार्ड का काम होता है बच्चों को बचाना, पर ये उसका एकदम उल्टा काम करवा रहा है। लिटरली हमें एक बोर्ड भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ कोई बच्चा नहीं है। अब जिमी शाइट ऑब्वियसली स्पाइक पे भारी पड़ रहा था, स्पाइक का कोई चांस नहीं था, और ये बात सब जानते थे, इसलिए सब उसके मजे ले रहे थे। बस सिर्फ एक जिमी इंक को बुरा लग रहा था, जिससे पता चलता है कि वो इस ग्रुप की सबसे नई मेंबर है, अभी तक पूरी तरह सन की नहीं बनी। मजे तो वो ले रहे थे, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि स्पाइक ने बचपन से बेसिक ट्रेनिंग ली है फाइट करने की, और भले ही वो डरा हुआ क्यों ना हो, हमेशा अपना इंस्टिंक्टिव मूव चल ही देता है। जैसे सैमसन के हाथ में डार्ट घुसाकर उसने डॉक्टर कैल्सन को बचाया था, वैसे यहाँ पे चाकू जिमी शाइट की थाई में घुसा के अपनी जान बचा ली, क्योंकि वो चाकू घुस गया उसकी आर्टरी में। और कूल बनने के चक्कर में जिमी शाइट ने जैसे चाकू बाहर निकाला, खून की नदियां बह गई। जिमी शाइट रोने पे आ गया था, और जिमी माँ स्पाइक को फोर्स कर रही थी जिमी शाइट को मरता हुआ देखने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा देखेगा उतना ईजी होगा आगे इसके लिए किल करना। सेम वही बात जो स्पाइक के डैड ने इसे बोली थी, पर उसने बोली थी इन्फेक्टर्स के लिए, और यहाँ सिखाई जा रही है इंसानों के लिए। जिमी शाइट को तड़पता हुआ देख बाकी सब तो हंस रहे थे, सिर्फ जिमी फॉक्स तिल मिलाया, लेकिन वो कोई दखल नहीं दे सकता क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। जिमी शाइट ने अपने ओपोनेंट को हल्के में ले लिया, ये उसकी गलती है जो वो खुद भुगतेगा। अभी तक तो सेटन की सेवा में लगा हुआ था, अब मरते मरते गॉड का नाम ले रहा है। ऐसी मदद मांगते मांगते उसने दम तोड़ दिया, और उसके मरने के बाद सर जिमी ने अपने हाथ से एक एक्शन किया, ऐसा दिखाने के लिए कि उसने जिमी शाइट की आत्मा को पकड़ के ऊपर भेज दिया। ग्रुप को भ्रम में रखने का कोई मौका नहीं छोड़ता। खैर अब स्पाइक नई फिंगर बन चुका था, इसलिए सर जिमी ने उसका नाम रख दिया जिमी। अब स्पाइक के बाल काटे जाएंगे जैसे बाकी सबको काटने पड़ते हैं अपनी पुरानी लाइफ त्याग देने के लिए। फिर एक नई लाइफ शुरू करनी पड़ती है सर जिमी के जैसे बालों वाली विग पहन के और उसी के जैसा ट्रैक सूट पहन के। जिमी फॉक्स ने स्पाइक को जिमी शाइट की विग उतार के दे दी और ट्रैक सूट भी उसी का पहनना होगा। फिर पूरी गैंग वहां से निकल के चल दी।
तब हमने देखा कि जिमीमा अंदर से पूरी तरह बच्ची है, मगर सन की बच्ची। एक इन्फेक्टेड सामने आया तो जिमीमा ने बड़े शौक से उसे मारा, क्योंकि इन्फेक्टेड से डरना तो दूर की बात, ये उन्हें कुछ समझते ही नहीं, क्योंकि इनके लिए तो इन्फेक्टेड्स वो हैं जिन पे सेटन का प्रकोप पड़ा, और ये लोग तो खुद सेटन के बेटे के चेले हैं, तो भला इनका दर्जा तो बहुत ऊपर हुआ। यहाँ पे मूवी का टाइटल कार्ड आ गया और इस सीन में राइट पे हम देख पा रहे हैं बच्चों का प्लेग्राउंड जो अब खत्म है। उसके पीछे है उभरता हुआ शहर जिसमें इंडस्ट्री पनप रही थी, बड़ी बिल्डिंग्स बन रही थी, पर अब सब कुछ खंडर है। और लेफ्ट में दूर हम देख पा रहे हैं काला धुआं डॉक्टर कैल्सन के अड्डे से, जहाँ पे वो मुर्दों को जला रहा है उनकी हड्डियों के लिए। फिर हम पहुंच जाते हैं जंगल में, जहाँ पे एक आदमी हिरन का शिकार कर रहा था, पर उल्टा उसी का शिकार करने वहां पे आ गया सैमसन, जिसकी बॉडी में तीर घुसे हुए हैं जो स्पाइक नहीं मारे थे। और यहाँ पे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखाई जाती है जिससे पूरी गेम पलटने वाली है। हमें सैमसन का नजरिया दिखाया जाता है। जो हमें आदमी दिख रहा है वो सैमसन को हैवान दिख रहा है, यानी थ्रेट। और कोई भी सक्षम प्रजाति थ्रेट के साथ क्या करती है, उसे खत्म करती है। पहली बार हम देख पा रहे हैं कि रेज वायरस से इन्फेक्टेड लोगों को आम लोगों में क्या दिखाई देता है, जो वो सीधा उन पे टूट पड़ते हैं। सबका यही सवाल था कि इन्फेक्टेड्स बच्चों को क्यों खत्म कर देते हैं, जबकि बच्चे तो कोई खतरा होते भी नहीं। पर अब हम जान चुके हैं कि इन्हें हर एक नॉर्मल इंसान में खतरा ही दिखाती है इनके दिमाग पे हावी हुई रेज, और आम भाषा में इसे कहते हैं साइकोसिस। वो चीज देखना जो है ही नहीं। मतलब कि रेज डायरेक्टली इनके अंदर वायलेंस नहीं भरती, बल्कि इनके दिमाग को काबू में करके उसे वायलेंस करने पे मजबूर करती है। रेज वायरस दिमाग पे कुछ ऐसा असर डालता है, ये हमें आज पता चल गया 24 साल बाद। जिस फ्रेंचाइज ने फास्ट ज़ॉम्बिस वाला ट्रेंड चालू किया, उसी को एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, वरना बाकी दुनिया तो बस वेव राइड कर रही थी अब तक। जो फ्रेंचाइज रेज वायरस लाई वो अब खुद बता रही है कि ये सब बस बीमार लोग हैं, जो मैं भी शुरू से बोल रहा हूँ कि इन्हें ज़ॉम्बिस मत बोलो। ये फ्रेंचाइज कुछ फेंक के मार देगी मुंह पे, फिर देखते रह जाओगे। अब जो लोग भी इस फ्रेंचाइज के इन्फेक्टेड्स को ज़ॉम्बिस कहकर बुला रहे थे, उनके लिए कुछ देर का साइलेंस तो बनता ही है। तो अब आप समझ गए कि रेज वायरस ने इनके दिमाग को कुछ इस तरह जकड़ा हुआ है, जैसे रेज हमें भी जकड़ लेती है कुछ देर के लिए। जैसे रेज में हम भी सामने वाले को इंसान नहीं समझते, वो हमें दुश्मन दिखाई देता है, वैसा ही इनका हाल है। अगर रोड रेज में या किसी और रेज में हम शांति से काम ले, तो सामने वाले पे हम बरसे ही क्यों, अगर रेज हावी ना हो। बस वही हाल इनका है एक्सट्रीम लेवल पर। इसका मतलब कि इनका इलाज भी किया जा सकता है, पर दुनिया ने फिलहाल तो इन्हें अलग थलग छोड़ रखा है, क्योंकि जब सेकंड पार्ट में मदद करने आए थे तो ये वायरस पूरी दुनिया में फैलते फैलते बचा था। इसलिए अब कोई भी रिस्क लेना नहीं चाह रहा। दुनिया मौज में है और ब्रिटिशर्स रेज वायरस के बोझ में है। खैर, दुश्मन दिखते ही सैमसन ने दुश्मन का सर उखाड़ के ट्रॉफी कलेक्ट कर ली। फिर हम उनके खाने का भी हिसाब देख पाए। बाकी बॉडी तो झुंड खा लेता है, और सबसे मेन चीज यानी दिमाग मिलता है अल्फा को। इधर डॉक्टर कैल्सन भी अपने काम में लगा हुआ था। जिस इन्फेक्टेड फीमेल ने ट्रेन पे बच्ची को जन्म दिया था, उसकी बॉडी को भी लेकर जा रहा है बोन टेम्पल में शामिल करने। और गाना गाने की उसे गंदी आदत है, जिसे सुनकर सैमसन एक बार फिर उसके पास पहुंच गया। कैल्सन ने भी मॉर्फिन डार्ट रेडी कर लिया। जैसे ही सैमसन उसकी तरफ बढ़ता, वो ब्लोगन ऊपर कर लेता, जिसे देखते ही सैमसन रुक जाता, और उसके रुकते ही कैल्सन ब्लोगन नीचे कर लेता, तो नीचे होते ही सैमसन फिर से चार्ज करता। मतलब कैल्सन उसके दिमाग को टेस्ट कर रहा था। और यहाँ पे हम साफ साफ देख पाए कि ब्लोगन ऊपर होते ही सैमसन इसलिए रुक रहा है क्योंकि वो खुद चाहता है कि कैल्सन उसे डार्ट मारे। जब नहीं मारता तो सैमसन उस पर चार्ज करके उसे खतरा दिखाता है, ताकि उसे मारना ही पड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉर्फिन डार्ट खा खाकर सैमसन मॉर्फिन का एडिक्ट हो चुका है। क्योंकि जब मॉर्फिन अंदर जाती है तो इसका दिमाग रेज से फ्री हो जाता है। इसे वो शांति मिलती है जो रेज इसे लेने नहीं देती। इसलिए आजकल ये जानबूझकर कैल्सन के पास आने लगा है, थोड़ी देर दिमाग को सुन करवाने। इतनी देर वो सुन बैठा था, कैल्सन उसकी बॉडी में से तीर निकालने लगा, और कैल्सन ने खुद को एंड्रोक्लस कहकर बुलाया। ये एक फेमस फोक टेल है। एंड्रोक्लस एक स्लेव था जिसने भागकर एक गुफा में शरण ली थी, पर वो गुफा निकली एक शेर की। गुफा में शेर आया, लेकिन शेर के पंजे में बड़ा सा कांटा घुसा हुआ था जो शेर को बड़ी तकलीफ दे रहा था। तो एंड्रोक्लस ने शेर के पंजे से वो कांटा निकाल दिया। बदले में शेर ने भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। 3 साल बाद एंड्रोक्लस पकड़ा गया और सजा के तौर पर उसे स्टेडियम में डाल दिया गया, जहाँ पे एक भूखा शेर उसे सबके सामने खा जाता। लेकिन वो वही शेर निकला जिसके पंजे से उसने कांटा निकाला था, इसलिए शेर ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कहानी कहती है कि कंपैशन से वायलेंस को खत्म किया जा सकता है, जो कि कैल्सन कर रहा है। वो भी तीर निकाल रहा है इस उम्मीद में कि ये जंगली बीस्ट मुझे अच्छाई के लिए याद रखेगा। इसके बाद एक शॉट आता है जो शायद याद रखा जाएगा। बोन टेम्पल के पास कौवा किसी का चेहरा खा रहा है। मरने के बाद कोई पहचान नहीं बची। कैल्सन भी बोन टेम्पल को फैलाने में लगा हुआ है, और यहाँ कंकाल पे आके बैठा है एक मौत, जिसे कैल्सन छेड़ नहीं रहा, क्योंकि मौत भी मौत का सिंबल है और कैल्सन खुद मौत का सिंबल बना रहा है। वैसे बटरफ्लाई सिंबल होती है नए जन्म का। पूरे दिन का काम निपटा के
के कैल्सन चला जाता है अपने अंडरग्राउंड बंकर में, जो कि वॉर के टाइम का बंकर है। उसने कैल्सन को इन्फेक्टेड से बचा के रखा है। पावर तो है नहीं, इसलिए बंकर में कैंडल्स जला के रोशनी करता है और अंदर उसकी फैमिली फोटोज भी लगी हैं जो हमें बताती हैं कि उसकी फैमिली भी खत्म हो गई थी, बस तभी से वो थम गया। कुछ किताबें भी रखी हैं जिनके सहारे वो अब तक सरवाइव कर रहा है और कुछ म्यूजिकल रिकॉर्ड्स भी हैं जिन्हें वो प्ले करता है मैकेनिकल पावर वाले म्यूजिक प्लेयर में, यानी जिसमें बिजली की जरूरत नहीं होती। म्यूजिक ने ही इसे बचा के रखा है, वरना कब का पागल हो जाता। खैर, अगले दिन सैमसन फिर से कैल्सन के पास चला आया डांट खाने, और इस बार कैल्सन ने ब्लोगन साइड कर ली देखने के लिए कि वो सैमसन पे भरोसा कर सकता है या नहीं, क्योंकि अगर सैमसन ने उसे मार डाला तो सैमसन को दोबारा कभी मॉर्फिन नहीं मिलेगी। ये एक लेन देन है जिसे सैमसन समझ रहा है। ये कैल्सन को तब पता चल गया जब सैमसन उसके सामने आके खड़ा हो गया बिना किसी हरकत के, तो बदले में कैल्सन ने भी उसे डांट मार दिया। फिर दोनों साथ में बैठे और कैल्सन उससे बातें करने लगा, जो कि वो हमेशा करता ही है। कैल्सन बोल रहा था कि तुम्हारे मुंह से अगर एक वर्ड सुनने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता, किसी चमत्कार से कम नहीं होता। रेज वायरस दिमाग के स्मार्ट फंक्शंस को बंद कर देता है और जो बेसिक फंक्शंस हैं उन पे ज्यादा जोर देता है। कैल्सन का कहना है कि अगर तुमने एक सिंगल वर्ड भी बोल दिया तो ये साबित हो जाएगा कि रेज वायरस सिर्फ तुम्हारे दिमाग के ऊपर छाया हुआ है, दिमाग उसने बदला नहीं है। आप देख सकते हो अभी मॉर्फिन के असर की वजह से रेज वायरस इसके दिमाग पे हावी नहीं है, तो इसकी आंखें भी उतनी लाल दिखाई नहीं दे रही, बहुत ही ज्यादा हल्की हो चुकी है। तो कैल्सन का सवाल यह है कि इस रिलैक्स स्टेट में क्या कोई पुरानी यादें तुम्हारे दिमाग में आती हैं कि तुम पहले कैसे थे? अगर सैमसन जवाब दे पाता तो कितना अच्छा होता। कैल्सन को अपने नए दोस्त के साथ अकेले बातें ना करनी पड़ती। अब कैल्सन मरने से तो डरता नहीं, इसलिए उसने एक एक्सट्रीम टेस्ट किया इस दोस्ती को परखने के लिए। वो खुद मॉर्फिन चाट के सैमसन के बगल में बेहोश हो गया कि जब सैमसन के ऊपर से मॉर्फिन का नशा उतरेगा और रेज फिर से हावी होगी, क्या तब सैमसन कैल्सन के ऊपर अटैक करेगा? अगर कैल्सन जागा तो समझो सैमसन ने अटैक नहीं किया, वरना इसकी खोपड़ी भी कहीं खुली हुई पड़ी होगी। जैसे वो बेहोश हुआ, हमने देखा कि सैमसन होठ हिलाने की कोशिश कर रहा था कुछ बोलने के लिए, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। और कुछ देर बाद कैल्सन सही सलामत जाग गया, मतलब कि सैमसन उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चला गया। यानी अब ये दोस्ती एक तरफा नहीं रही। कैल्सन ने सैमसन को यकीन दिला दिया है कि कैल्सन उसका दुश्मन नहीं है, और वैसे भी ये सैमसन को बाकियों से अलग दिखता होगा क्योंकि ये पूरा ऑरेंज हुआ रहता है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि इसे बाकियों से अलग पाकर सैमसन ने इस पे भरोसा कर लिया। जो भी हो, एक अल्फा को दोस्त बना के कैल्सन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बड़े चाव से हर रात वो मॉर्फिन डार्ट तैयार करता और धीरे धीरे सैमसन उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आने लगा, जैसे कि हिरन का सर। सैमसन के अंदर चेंजेस आ रहे थे, जैसे एक दिन वो हाथ खोलकर बारिश फील करने लगा, और एक बार नशे में कैल्सन ने उसे अपने साथ डांस भी करवा दिया। इस उजड़ी हुई दुनिया में उनका कुछ ऐसा बॉन्ड बनने लगा था। जो हिरन का सर सैमसन लेकर आया था, कैल्सन ने उसे अपने बोन टेम्पल में जगह दी रिस्पेक्ट के तौर पर। इसी बीच हम 3 लोगों को देखते हैं जो जंगल में आए थे खाने की तलाश में। टॉम, उसकी प्रेग्नेंट वाइफ कैथी और जॉनो। तभी उनके सामने एक इन्फेक्टेड आ गया जो चुपचाप अपने रास्ते जा रहा था, पर जॉनो बोला कि अगर इसने हमें देख लिया तो ये चिल्ला देगा, जिसके बाद बाकी इन्फेक्टेड्स भी आ जाएंगे। इसलिए जॉनो चल दिया उसे मारने। ऐसी सिचुएशंस में आपको फैसला लेना होता है सोच समझ के, पर जॉनो ने जल्दबाजी में गलत फैसला ले लिया। इन्फेक्टेड को मारने गया तो वो तब भी चिल्ला दिया, जो कि होना ही था। बाकी इन्फेक्टेड्स वहां पे आने लगे तो कैथी टॉम को लेकर जल्दी से वहां से भाग गई। वही 28 वीक्स लेटर की ओपनिंग वाला हिसाब हो गया। आपने फैसला लिया तो परिणाम भी आपको भुगतना होगा। अब यहाँ पे मत देखो। कैथी को अपने बच्चे की चिंता पहले है। जॉनो मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन वो दोनों उसे छोड़कर भाग निकले, क्योंकि भागना ही एक ऑप्शन था। जान बचाने के लिए जॉनो को भी भागना ही था, लेकिन वो इन्फेक्टेड के साथ उलझा हुआ था, इसलिए भाग नहीं पाया। यहाँ पे हमें फिर एक बार जता दिया गया कि भले ये ज़ॉम्बिस नहीं है, लेकिन ज़ॉम्बिस में भी ऐसी गुणवत्ता नहीं है। एक इन्फेक्टेड को मारते हुए उसके खून के छींटे जॉनो के मुंह पे पड़ गए, और वायरस को फैलने के लिए सिर्फ एक बूंद खून काफी है। जॉनो भी उसी टाइम बदल गया, और जब भी कोई बदलता है तो पहले एक धड़ी खून उगलता है ताकि वायरस ज्यादा से ज्यादा फैल सके, आसपास खड़े लोगों को संक्रमित करके। ज़ॉम्बिस को धूल चटा देने वाला रेज वायरस। इधर टॉम और कैथी अपने फार्म पर पहुंचते हैं, जिसे एक बड़ा सा गेट सुरक्षित रखता है। गेट का ताला खोल के दोनों अंदर गए और वापस ताला लगा के गेट को बंद किया, तब घर तक पहुंचे। और घर के बाहर ही जॉर्ज ने उन्हें बताया कि हमारे घर मेहमान आए हैं, जो हैं फिंगर्स, जो जबरदस्ती उनके घर में घुसकर उनका खाना ठूस रहे हैं। टॉम, कैथी और जॉर्ज के अलावा घर में रहते हैं मैथ्यू और जेन, जो फिंगर्स की सेवा में लगे हुए थे। यहाँ भी सर जिमी टेलेटबीज की बातें कर रहा है और उन्हें बुला रहा है टेलेटमीज, यानी इसे नाम भी ठीक से याद नहीं है, बस इतना याद है कि उनके टमीज पे टेलीविजन हुआ करता था, इसलिए इसने टेलेटमीज नाम जोड़ दिया। वो जिमीमा को कहता है कि डिप्सी डांस करके दिखा, तो जिमीमा भी उठ के करने लग जाती है। डिप्सी वो था हरे वाला।
घर में अपना ऑर्डर मनवा के सर जिमी ने घर वालों को क्लियर कर दिया कि अब मेरा ऑर्डर चलेगा, पर कैथी ने उसकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया, उसे बीच में टोक कर। वो बोली तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें बुलाया किसने? सर जिमी बोला कि तुम्ही ने बुलाया है, गेट खुला हुआ था हमारे लिए, जबकि हमने भी देखा कि गेट पे ताला लगा हुआ था। कैथी उससे सवाल किए जा रही थी जिस वजह से वो गुस्सा हो गया। तो कैथी ने उससे कहा तुम जा रहे हो ना? तो सर जिमी बोला बिल्कुल जाएंगे, पर पहले तुम सबको मारेंगे। बस यहीं पे बात बिगड़ गई और मौका देखकर मैथ्यू ने उबलता हुआ पानी उनके ऊपर फेंक दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया जिसमें सभी फैमिली मेंबर्स पकड़े गए। बस कैथी बच के भाग निकली। सर जिमी ने बोल दिया कि आज रात हम यहीं पे रुकेंगे और चैरिटी ऑफर करेंगे, पर जिमी इंक को उसने भेज दिया कोई नई जगह ढूंढने। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि घर के अंदर बच्चे के लिए सामान पड़ा है, पर इन्होंने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो जो बर्बादी रेज वायरस भी नहीं लेके आता वो ये लेके आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जिमी इंक उनसे अलग रास्ते पर चल दी, जो कि सच है। सर जिमी के तरीके उसे पहले ही पसंद नहीं थे और अब तो सर जिमी ने उसे चैरिटी भी नहीं करने दी, जो कि फिंगर्स का एक लौता काम है। तो यहाँ से उसके मन में सर जिमी को लेके बुरी फीलिंग आ गई। आगे बढ़ी तो इन्फेक्टेड जॉन उसके ऊपर झपटा और उसने बड़ी आसानी से उसे लेटा दिया। डरना तो दूर, उसके बारे में एक थॉट भी नहीं दिया। इन्फेक्टेड्स को कुछ समझते ही नहीं है, क्योंकि इनके पास है ही क्या गवाने को। वहीं जो आम लोग हैं जो फिर से फैमिलीज बिल्ड कर रहे हैं, उन्हें हर चीज से डर के रहना पड़ता है, क्योंकि उनके पास दोबारा खोने के लिए सब कुछ है, जैसे कैथी ने खो दिया। उसे क्या पता था इंसान भी हैवान बने पड़े हैं। अब जिमी इंक आगे पहुंची तो आगे उसे दिख गया बोन टेम्पल, जहाँ पे कैल्सन सैमसन के साथ नाच रहा था। बस ये देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसे लगा कि कैल्सन सेटन है। हड्डियों के बने हुए इतने बड़े स्मारक के बीच ऑरेंज रंग का एक आदमी एल्फा को नचा रहा है, वो भला सेटन के अलावा कौन हो सकता है? जिमी इंक ये पूरा मंजर देख रही है दूरबीन के एक लेंस से, क्योंकि दूसरा टूटा हुआ है, और लाइफ को भी ये सेम एक लेंस से देख रही है, क्योंकि दूसरा इसका टूटा हुआ है, बल्कि कईयों का टूटा हुआ है। इधर फिंगर्स ने टॉम, जॉर्ज, मैथ्यू और जेन को बांध में लाकर बांध दिया था और कैथी उन्हें छुप के देख रही थी ऊपर से। सर जिमी उन्हें वही सारा ज्ञान दे रहा था जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सेटन ने अपने डीमंस धरती पे भेजे, यानी इन्फेक्टेड्स, और फिर धरती सेटन का इलाका बन गई, यानी हेल। फिर सेटन ने बात की अपने बेटे सर लॉर्ड जिमी क्रिस्टल से और बताया कि तुम ही मेरे इकलौते वारिस हो। तुम्हारे पास 7 फिंगर्स रहेंगी जो एक पंजा बनाएंगी और उस पंजे से तुम करोगे चैरिटी। चैरिटी यानी जो लोग अभी डीमंस के जाल में नहीं फंसे, यानी इन्फेक्टेड नहीं बने, उन्हें मार के उनकी सोल सेटन को ऑफर करना। ये है सर जिमी की चैरिटी। कोई बसा हुआ घर ढूंढो, उसमें घुस के लूट खसूट करो और फिर घर में रहने वालों को मार दो चैरिटी के नाम पे। 28 ईयर्स लेटर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन सब का जो लुक है वो इंस्पायर्ड है ब्रिटिश सेलिब्रिटी जिमी सवेल से, जो अपनी चैरिटी के लिए फेमस था, पर असल में वो था बहुत बड़ा मॉन्स्टर। सेम वही सर जिमी का हाल है, इसके भी सर में कुछ कमी है। मुट्ठी से चैरिटी की बात करता है, पर मुट्ठी से और क्या होता है? अबे वायलेंस। चैरिटी का नाम देकर ये वायलेंस बांट रहा है। आज की जो चैरिटी होगी वो होगी शर्ट उतारना, यानी उन चारों की ऊपर की खाल उतारनी है उन्हें जिंदा रख के। सारे फिंगर्स किसी रिचुअल की तरह मास्क पहन के तैयार हो गए और लग गए काम पे। बस एक स्पाई की था जो इसमें हिस्सा नहीं ले रहा था, और ये सब उससे देखा भी नहीं गया। बाहर आकर उसने खाया पिया सब उगल दिया। तभी वहां पे जिमी इंक आ गई जो स्पाइक को वापस अंदर लेकर जा रही थी, पर स्पाइक की आंखों में देखकर उसे फील हुआ कि ये बस एक बच्चा ही तो है, इसे ये सब करना तो दूर देखना भी नहीं चाहिए। फिर उसने स्पाइक को अंदर जाने के लिए फोर्स नहीं किया और वो खुद भी स्पाइक के साथ बाहर ही बैठ गई। स्पाइक के बाप ने इसे पहले समझाया था कि बाहर की दुनिया बहुत खराब है, तब तो ये समझा नहीं था, पर अब अच्छे से समझ चुका है। अब इसे बस घर जाना है, लेकिन फिंगर अलग नहीं हो सकती, रिप्लेस ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं। उधर बोन टेम्पल में सैमसन और कैल्सन साथ में चिल कर रहे थे, तब कैल्सन बताता है कि उसके पास अब मॉर्फिन खत्म हो रही है और 70 मील के रेडियस में उसने सारे मेडिकल कैबिनेट छान रखे हैं, इसलिए और मॉर्फिन नहीं मिलने वाली। मतलब वो सैमसन को और पीस नहीं दे पाएगा, पर सैमसन को पीस चाहिए, इसलिए तो उसने दोस्ती की। तो इसी के चलते कैल्सन उसे देने वाला है परमानेंट पीस, जैसे स्पाइक की माँ को दी थी। सैमसन को भी मार कर अपने बोन टेम्पल का हिस्सा बना लेगा। दोस्ती के नाते सिर्फ इतना ही कर सकता है। वो इंजेक्शन लगाने ही वाला था कि तभी सैमसन ने बोल दिया मून, जिसे वो देख रहा था। ये सुनकर कैल्सन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि यही तो उसकी इच्छा थी कि बस सैमसन एक वर्ड बोल दे, क्योंकि सैमसन के एक वर्ड बोलने का मतलब है कि रेज वायरस का इलाज किया जा सकता है, जिसमें अब कैल्सन जुट जाएगा। ये सीन देखो कितना सही है। जैसे मून के ऊपर से बादल छट गए, वैसे सैमसन के दिमाग पे छाए रेज वायरस के बादल भी छट गए। इधर फिंगर्स ने बाकी तीनों की खाल उतार दी थी, सिर्फ टॉम बचा था जो कि फाइटर दिखाई दे रहा था, इसलिए सर जिमी ने उसे किसी भी एक फिंगर से फाइट करने का मौका दिया, जिसके बदले गैंग में टॉम को जगह मिल जाएगी
जाएगी अगर टॉम ने उसे खत्म कर दिया तो। गैंग में सबसे कमजोर टॉम को लगी जिमीमा, इसलिए टॉम ने उसे ही चुन लिया। पर टॉम को ये नहीं पता था कि जिमीमा सबसे ज्यादा सन की है। उसने मिनट भी नहीं लगाई टॉम का बुरा हाल करने में। टॉम को हराने के बाद चैरिटी करने की बारी थी तो जिमीमा ने चुना पैंट उतारने वाला तरीका, यानी लोअर बॉडी की खाल उतारेगी। लेकिन वो ऐसा कर पाती उससे पहले कैथी ने ऊपर से एक हुक फेंका जो सीधा जिमीमा के सर में घुस गया। फिर सभी जिमीज कैथी को पकड़ने में लग गए और इतने में टॉम ने गैस टैंक उठा के उससे एक जिमी को आग लगा दी। जिमी जोन्स ने तीर मारकर टॉम को खत्म कर दिया, पर मरते मरते भी टॉम ने जलता हुआ गैस टैंक सरका दिया अपनी फैमिली की तरफ ताकि उनकी सफरिंग भी खत्म हो जाए। देखते ही देखते पूरा बांध जलने लगा, इसलिए सब के सब जल्दी से बाहर निकल आए। कैथी भी निकल के भागी तो सर जिमी ने उसके पीछे स्पाइक को भेज दिया और स्पाइक ने उसे मेन गेट पे पकड़ लिया। लेकिन उसे कोई नुकसान पहुंचाने के बजाय स्पाइक बोला कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। लेकिन कैथी एक फिंगर पे कैसे भरोसा कर लेती, उल्टा स्पाइक पे अटैक करके वो वहां से भाग निकली और स्पाइक वापस लौटा खाली हाथ, जिस वजह से सर जिमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। जिमीमा मर गई, एक जिमी जल के खत्म हो गया। जिमी जोन्स भी थोड़ी जल गई सिर्फ स्पाइक की वजह से। ऐसा कहना था जिमी फॉक्स का, क्योंकि स्पाइक बाहर आके बैठा हुआ था। अगर स्पाइक अंदर होता तो टॉम फाइट के लिए इसे ही चुनता क्योंकि यही सबसे वीक है, और जब टॉम स्पाइक को चुनता तो ये सब होता ही ना। ये नहीं कह रहे कि ये सब सर जिमी की वजह से हुआ, जिसने सेटन का नाम लेकर टॉम को ऑफर दिया। सेटन सब कुछ देख रहा था तो बचा लेता 2 फिंगर्स को, अब तो 5 ही बची हैं। ये सवाल जिमिस नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अब अपनी जान बचाने के लिए स्पाइक झूठ बोलने लगा कि मैंने कैथी को मार डाला, उसकी बॉडी कहीं जंगल में पड़ी होगी, पर उसकी बात पे किसी को यकीन नहीं था। सर जिमी बोला कि अब स्पाइक का फैसला तो फादर ही करेंगे, उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि इसके साथ क्या करना है। जिमी समझ गई थी कि वो स्पाइक को मरवा देगा, इसलिए वो बीच में बोल पड़ी। वो बोली कि सेटन से पूछना ठीक रहेगा, लेकिन हम आमने सामने जाके पूछेंगे। सर जिमी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोल रही है। तब उसने बताया कि मैंने आज सेटन को खुद अपनी आंखों से देखा, उसकी स्किन लाल थी, अपने हड्डियों के पैलेस में वो अपने डीमन के साथ नाच रहा था, अल्फा उसके पैरों में था। बस इतना सुनते स्पाइक समझ गया कि जिमी कैल्सन की बात कर रही है, पर सर जिमी पूरी तरह कंफ्यूज था क्योंकि उसी ने आज तक सेटन को नहीं देखा। ये जिमी इंक ने कैसे देख लिया? अब तो जाके देखना पड़ेगा कि वो क्या बात कर रही है। अगली सुबह सैमसन बोन टेंपल में जागा और सबसे पहले उसने कपड़े से अपने जेनिटल्स को कवर किया, यानी उसने शर्म फील की। फिर बेरिस तोड़ के खाई। आज से पहले खा रहा था सर उखाड़ के, और खून में रंगे होने से भी जिसे आज तक फर्क नहीं पड़ा, आज बेरिस खा के हाथ साफ कर रहा है, मतलब कि वापस इंसान बनता जा रहा है। इधर जिमी बोन टेंपल के पास आ चुके थे और सर जिमी दूरबीन से कैल्सन को देख रहा था। उसे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये क्या बला है, पर शेखी के चक्कर में उसने बोल दिया, हाँ यही फादर है। इनके तो ऐसे कई सारे महल हैं। अब चेलो को अपने फादर से मिलाना था जो दिन रात उसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सीधे सीधे सब चले जाते तो सर जिमी की सारी पोल पट्टी खुल जाती, इसलिए पहले वो अकेला गया सेटिंग करने। बोन टेंपल में पैर रखते डर के मारे उसकी जान निकल रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि कैल्सन को अप्रोच कैसे करे। अगर वो सच में सेटन हुआ तो? सर जिमी ने पास जाके बोला हेलो, जैसे जिम ने बोला था ओरिजिनल में। उसकी एंडिंग में हेल्प के लिए भी हेलो ही लिखा था, और हेलो इस फ्रेंचाइज में बहुत मेन है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हेलो इंसानियत का प्रतीक है। जवाब में सामने से कैल्सन ने भी हेलो बोला तो उससे साफ हो गया कि वो भी इंसान है, और जिमी को बस इतना ही जानना था। उसी टाइम वो फिर से फैल गया और उसने कैल्सन को साफ बोल दिया कि मैं अपने चेलों को लेकर आऊंगा, उनके सामने तुझे सेटन बनने का नाटक करना होगा, वरना तेरी आंतें तेरे मुंह में ठूस दूंगा। कैल्सन बोला कल रात में आना, मस्त नहा धो के। अब यहाँ बातचीत में जिमी ने कैल्सन से पूछा कि तुम्हारे हिसाब से ये जो ज़ॉम्बी वाला रायता फैला है, इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक कारण है? मतलब कि जिमी ने दूसरा लेंस जानबूझ के बंद कर रखा है। खैर दूसरी बार इस फ्रेंचाइज में ज़ॉम्बी वर्ड यूज हुआ, सबसे पहले पिछले पार्ट में यूज हुआ था। अब कैल्सन को जिमी के अंदर भी एक पेशेंट दिखाई दिया, क्योंकि अब तक आप समझ ही गए होंगे कि जिमी को भी सेम परेशानी है जो इन्फेक्टेड्स को है, साइकोसिस। ऐसी चीजें सुनाई और दिखाई देना जो है ही नहीं। तो लगे हाथ अगर सैमसन के साथ इसका भी इलाज हो जाए तो ये एरिया बहुत बेहतर हो जाए, पर ये दोस्ती करेगा ही नहीं। कैल्सन को तड़ी दे के चलता बना। इस बीच जिमी एक पेड़ पे के लिख रही थी, जो कि उसके असली नाम का पहला अक्षर है, यानी उसकी असली पहचान धीरे धीरे सामने आ रही है, जो उसने फिंगर बन के मिटा दी थी। स्पाइक उससे बोला कि अगर वो बूढ़ा आदमी सेटन ना हुआ तो? जिमिंक बोली कि वो पक्का सेटन है और उससे मिलना बड़े गर्व की बात होगी। पर असली सवाल यह है कि सर जिमी उनका बेटा है या नहीं, मतलब कि जिमी इंक की तरफ से बगावत शुरू हो चुकी है। सर जिमी वापस आया तो उसने बताया कल रात तुम्हें फादर से मिलवाने ले जाऊंगा, लेकिन इसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला, कोई उन्हें छुएगा नहीं, वरना जल के सीधा नरक में पहुंच जाएगा। असली वजह यह है कि अगर कोई छुएगा तो आयोडीन हाथ पे लग जाएगा, फिर पता चल जाएगा कि वो सेटन
नहीं है। सेकंड रूल, उनसे कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ मैं उनसे बात करूंगा ताकि कहीं पोल पट्टी ना खुल जाए। कैल्सन को पता था कि सर जिमी उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने कल रात का समय दिया। आज रात वो टाइम दे रहा है सैमसन को। कैल्सन ने अपनी सारी किताबें पढ़ने के बाद कई सारी दवाइयां मिलाकर एक एंटी साइकोटिक ड्रग बनाई है सैमसन को पूरी तरह ठीक करने के लिए। वैसे तो कैल्सन ये ड्रग उसे धीरे धीरे देता, लेकिन अब टाइम नहीं है, इसलिए एक ही बार में दे दी। अगली सुबह स्पाइक सबसे पहले जाग गया और उसने मौका देखकर भागने की कोशिश की, क्योंकि वो कैल्सन के सामने नहीं जाना चाहता। लेकिन उसे पकड़ लिया जिमी फॉक्स ने, जो कि जिमी शाइट का पक्का दोस्त था और तब से उसकी मौत का बदला लेने के चक्कर में था। आज वो मौका आ गया, लेकिन वो स्पाइक को मारता उससे पहले इंक ने उसे ही जान से मार डाला। अब बची सिर्फ 4 फिंगर्स, जिनमें से 2 ऑलरेडी बगावत पे हैं। स्पाइक ने इंक को बोला किसी अच्छी जगह पे भाग चलते हैं, पर इंक ने उसे बताया कि अच्छी जगह जैसी कोई भी चीज नहीं बची है। ऑब्वियसली स्पाइक के लिए अच्छी जगह है उसकी कम्युनिटी, पर स्पाइक ने उसका जिक्र नहीं किया। आप जानते हो क्यों, वरना कम्युनिटी पे भी खतरा आ सकता था। इंक स्पाइक को वापस सर जिमी के पास लेकर गई और उसने सर जिमी को बताया कि जिमी फॉक्स भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। और सर जिमी ने भी उसकी बात पे यकीन कर लिया, क्योंकि फिंगर्स पहले ही कम हो चुके थे। इधर कैल्सन सैमसन को ढूंढ रहा था देखने के लिए कि उसकी दवाई ने काम किया या नहीं, और सैमसन उधर नदी में हाथ धो रहा था, यानी दवाई काम कर गई। सैमसन को क्लैरिटी मिल गई, उसका दिमाग ठीक हो गया, उसे याद आने लगी जो कुछ उसने बचपन में सीखा था, वो सब आदतें सामने आ गई। और आप देख सकते हो इन्फेक्टेड्स इसके पीछे आ रहे हैं। सैमसन उसी ट्रेन में जा पहुंचा, क्योंकि उसमें उसकी यादें जुड़ी थी। उसे वही दिन याद आने लगा जब वो उस ट्रेन में सफर कर रहा था बचपन में और पढ़ रहा था मून के बारे में। तभी उसके मुंह से पहला वर्ड मून निकला, क्योंकि वही आखिरी वर्ड उसने पढ़ा था। इस सीन में आप डायरेक्टर का कैमियो भी देख सकते हो लेफ्ट में। सैमसन के पास टिकट चेकर आई जो उससे टिकट मांग रही थी। तभी सैमसन ने खुद को प्रेजेंट एज में देखा, अगर इन्फेक्टेड ना हुआ होता तो कैसा लगता। और उसी टाइम टिकट चेकर का फेस हो गया भयानक, क्योंकि याद और रियलिटी दोनों मिक्स होने लगी। इसकी याद में भी आप देख सकते हो पीछे से एक इन्फेक्टेड आ रहा है जिसने पूरी ट्रेन में आउटब्रेक मचा दिया होगा। बस यही सैमसन की आखिरी याद है। उस दिन तो ये जवाब नहीं दे पाया होगा, इसलिए आज दे दिया कि मेरे पास टिकट नहीं है। और जैसे ही वो बोला, उसके आसपास जमा हुए इन्फेक्टेड गुस्सा हो गए। यानी अब जो ये रेज वायरस का शिकार नहीं रहा, वो अच्छी बात भी है और बुरी भी। बुरी इसलिए क्योंकि अब उसी का झुंड उसी के ऊपर टूट पड़ा है। वो उसे अपने में से एक नहीं समझ रहे, लीडर समझना तो दूर की बात, यानी उसके अंदर भी अब दुश्मन दिखाई दे रहा है। वो उसके ऊपर टूट पड़े तो सैमसन ने भी उन्हें उधेड़ना शुरू कर दिया, यानी एक बार फिर उसे रेज दिखानी पड़ी। और यहाँ पे खास बात यह है कि वो सैमसन को काट भी रहे हैं और उनका खून भी सैमसन की आंखों में जा रहा है, फिर भी वो बदल नहीं रहा, यानी उसका परमानेंट इलाज हो चुका है। अब रेज उसे कंट्रोल नहीं करेगी। पूरे झुंड को खत्म करके वो ट्रेन से बाहर निकला, उनके खून में नहाकर। इधर जिमिस बोन टेम्पल में पहुंचे तो कैल्सन ने उन्हें खतरनाक शो दिया आयरन मेडन के सॉन्ग द नंबर ऑफ द बीस्ट पर। सेटन जैसा दिखने के लिए थोड़ा गेटअप लिया हुआ था और थोड़ा बहुत आग से खेल के दिखा दिया तो जिमिस और इम्प्रेस हो गए। उन्हें तो याद भी नहीं उन्होंने कोई गाना आखिरी बार कब सुना था, या म्यूजिक जैसी कोई चीज भी होती है। उन्हें लग रहा था कि धरती सेटन के लिए खुद गा रही है। कैल्सन ने बिल्कुल होश उड़ा दिया उनके, लिटरली अपना बेसुध करने वाला पाउडर बारी बारी फूंक दिया उनके ऊपर ताकि वो हाई होके एंजॉय कर पाए, और ऐसा मजा उन्होंने आज तक फील नहीं किया था। परफॉर्मेंस के बाद कैल्सन ने फिंगर्स को संबोधित किया वो बातें बोलने के लिए जो सर जिमी ने उसे बोली थी कि बोल देना फिंगर्स के सामने। और यहाँ देखो सर जिमी कौन सा पोज मार रहा है। बचपन में कभी इसने बैफोमेट की फोटो देखी होगी, खड़े पैर वही पोज चेप दिया। इतना तगड़ा फ्रॉड है। कैल्सन फिंगर्स के सामने सर जिमी की तगड़ी हवा बना रहा था। उसने ऑर्डर दिया कि फिंगर्स हमेशा सर जिमी की बात मानेंगे और चैरिटी को ऐसे जारी रखेंगे। इसके अलावा एक बोनस भी दिया कि अब सर जिमी फिंगर्स की तादाद बढ़ा सकता है, मतलब अब वो खुद की पूरी आर्मी खड़ी कर सकता है। पहले कभी 7 नंबर बोल के जिमी पछता रहा था, तो आज खुद सेटन के मुंह से उसने नंबर बढ़वा दिया। अब कोई लिमिट नहीं रही। जो सर जिमी ने कहा था कैल्सन ने सब कुछ बोल दिया, इसलिए सर जिमी ने उससे विदा ली। लेकिन जाते जाते कैल्सन ने मास्क के पीछे छुपे हुए स्पाइक को पहचान लिया और वो उसी टाइम समझ गया कि स्पाइक जिमी के चंगुल में फंस चुका है। कैल्सन को एहसास हुआ कि जिमी की पावर्स बढ़ा के उसने बहुत गलत कर दिया, इसलिए गलती सुधारने के लिए उसने उसी टाइम फिंगर्स को रोक लिया और बोला कि मुझे मेरे बेटे का सैक्रिफाइस चाहिए, आज चैरिटी होगी घर से। उसने जिमी की चाल में जिमी को ही फंसा दिया, सिर्फ एक लाइन बोलकर, क्योंकि उसे पता था कि फिंगर्स के लिए इस टाइम वो जिमी से भी ऊपर है। जो वो बोलेगा फिंगर्स करेंगे। अचानक जिमी की जगह कैल्सन ने ले ली और वो खुद को उसके ऑर्डर्स के आगे बेबस फील करने लगा, जैसे और लोग किया करते थे जिमी के ऑर्डर्स के आगे। जिमी इंक तो तैयार भी हो चुकी थी, तभी मरने के डर से जिमी ने खुद अपना भांडा फोड़ दिया कि ये मेरा फादर नहीं है, ये एक फ्रॉड है जो मेरे कहने पे ये सब कर रहा था। जिमी ने अपनी बात साबित भी की कैल्सन के पेट में चाकू घुसाकर। फिर बाकी दोनों जिमीस को ऑर्डर दे दिया कि जिमी इंक को खत्म कर दो, लेकिन इंक
इंक ने उल्टा उन दोनों को ही खत्म कर डाला और इस बीच स्पाइक ने स्टैब कर दिया सर जिमी को। उसका इंस्टिंक्टिव मूव तो आपको पता ही है। लगे हाथ इंक ने भी एक रैप्टा मार के उसे लेटा दिया। अब कैल्सन की जान जा रही थी और उसके बचने का कोई चांस नहीं था, इसलिए स्पाइक उसे दिलासा दे रहा था। कैल्सन चाहता तो आराम से जिंदा रह सकता था, जिमी को अपने रास्ते जाने देता, लेकिन उसने स्पाइक को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। कैल्सन ने उन्हें समझाया कि कोई सेटन नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हम है। ये सुनकर इंक का भ्रम भी टूट गया। इंक और स्पाइक चल दिए अपने रास्ते, जिमी को उल्टे क्रॉस पे क्रूसीफाई करके। और यहाँ पे इंक ने स्पाइक को अपना असली नाम भी बता दिया, कैली। जिमी लटका हुआ रो रहा था क्योंकि अब उसे सेटन की आवाज सुनाई नहीं दे रही। तभी वहां पे आ गया सैमसन, जो जिमी को सेटन नजर आ रहा था उसी नशीले पाउडर की वजह से। और सेटन को देखते ही जिमी को अपनी माँ भी याद आ गई और गॉड भी। सैमसन जाके कैल्सन से मिला और उसने पहली बार कैल्सन को उसके नाम से पुकारा, यानी जब कैल्सन इससे बातें किया करता था तब ये सुनता था। अब ये सीन देखो कैसे इसमें सब कुछ पलटा है। सेम सीन हमने कुछ रात पहले देखा था जब सैमसन खोपड़ियों के सहारे लेटा हुआ था और कैल्सन उसे इंजेक्शन देकर मारने वाला था। और आज खोपड़ियों पे लेटा हुआ कैल्सन मर रहा है और सैमसन उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। रोल्स की अदला बदली हो गई। पहले सैमसन के पास जीने के लिए कोई वजह नहीं थी, अब वजह ही वजह है। कैल्सन ने जो कुछ सैमसन के लिए किया उसके लिए सैमसन ने उसे थैंक्स बोला और मरते मरते कैल्सन ने आखिरी वर्ड्स बोले, मेमेंटो मोरी, याद रखो तुम्हें मरना है और ये टेम्पल ही लोगों को याद करवाएगा। कैल्सन ने दम तोड़ा तो कैमरा ऊपर आसमान में चला गया, यानी कैल्सन की आत्मा फ्री हो गई। सैमसन कैल्सन की बॉडी को उठा के ले गया, उसे भी उसी के टेम्पल का हिस्सा बनाने के लिए। मेमेंटो मोरी का इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। जिसने टेम्पल बनाना शुरू किया था वो खुद उस टेम्पल का पार्ट बन गया। सैमसन जा रहा था तो जिमी ने उसे वही लाइन बोली जो आखिरी बार अपने असली बाप से बोली थी, फादर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया। आज भी ये उसी पल में अटका हुआ है। इसी ट्रॉमा की वजह से इसने दिमाग में ही एक फादर बना लिया था। खैर वो रोता रह गया, तभी एक इन्फेक्टेड आकर उसके ऊपर टूट पड़ा, जो कि इन्फेक्टेड से ज्यादा तो सैमसन लग रहा है। शायद कैल्सन का बदला लेने के लिए जिमी को मार देगा। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं उसी घर में जिसमें जिम, सेलिना और हैना ने शरण ली थी 28 डेज लेटर की एंडिंग में। फ्रैंक की टैक्सी देख लो, आज भी यहीं पे खड़ी है। उस घर में हम जिम को देख पाते हैं जो अपनी बेटी सैम को हिस्ट्री पढ़ा रहा है और सैम एकदम सेलिना पे गई है। सेलिना और हैना उनके साथ है नहीं, मतलब वो दोनों बची नहीं, बस बाप बेटी हैं जो शांत लाइफ गुजार रहे हैं। मगर अचानक ही उन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है क्योंकि इन्फेक्टेड्स उनके घर के पास आ चुके थे और वो पीछे पड़े थे स्पाइक और कैली के। यहाँ पे 28 डेज लेटर का फेमस सॉन्ग इन अ हार्ट बीट चालू हो जाता है क्योंकि इन अ हार्ट बीट जिम और सैम ने डिसाइड कर लिया कि वो उन दोनों की मदद करेंगे। कुछ ऐसे बोन टेम्पल जाके टकरा गई 28 डेज लेटर में और जिम को दोबारा देख के जो फील हो रहा है वो बताया नहीं जा सकता। बस इसी के साथ ही मूवी हो गई खत्म। तो किलियन मर्फी का इस फ्रेंचाइज में रिटर्न हो चुका है। अब जो अगली मूवी बनेगी वो जिम के बारे में ही होगी। अब तक उसने क्या किया वो पता चलेगा, सेलिना और हैना के साथ क्या हुआ सब कुछ जानना है हमें। लेकिन थर्ड फिल्म बनेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि बोन टेम्पल फ्लॉप हो गई। अगर ये पैसा कमाती तभी थर्ड पार्ट बनता, इसलिए स्टूडियो अभी हाँ या ना नहीं कर रहा। ये मूवी क्यों फ्लॉप हुई उसके भी कई कारण हो सकते हैं। डायरेक्टर का कहना है कि लोगों ने ये सोचा कि ये 28 ईयर्स लेटर ही है जो 6 महीने पहले देखी थी, इसलिए दोबारा देखने नहीं गए, जबकि ये तो बचकानी बात हुई। आपने इसकी मार्केटिंग एकदम अलग की, पोस्टर भी इसका ऑरेंज बनाया, तो ऑब्वियसली सबको पता था ये अलग मूवी है। चलिए इसलिए नहीं क्योंकि लोग कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ये निकली डेड सीरियस। पिछले पार्ट से भी ज्यादा डार्क और सीरियस टोन जो किसी ने भी नहीं सोची थी। 28 ईयर्स लेटर की एंडिंग देख के सबको ये लगा था कि ये वाला पार्ट फंकी होगा, बहुत सारा एक्शन और थ्रिल होगा इसमें, इन्फेक्टेड्स मरेंगे, लेकिन ये मूवी निकली एकदम उलट, जो कि बुरी बात नहीं है, पर लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी इसलिए दिक्कत हो गई। तो इसका मतलब क्या ये मूवी बेकार है? बेकार तो ये बिल्कुल नहीं है। इस एक मूवी से इस फ्रेंचाइज ने इतना कुछ एस्टेब्लिश कर दिया है कि सोच पाना भी मुश्किल है। पहले तो हमें इन्फेक्टेड्स का नजरिया दिखा दिया कि उन्हें क्या दिखाई देता है, हमें एक्सप्लेनेशन दे दी उस चीज की जो कुछ इन्होंने शुरू की थी, बाकी दुनिया ने बस टेपी और अब भी टेपेंगे। पर इतना ही नहीं, आगे हमें ये भी बता दिया कि इस इन्फेक्शन का इलाज भी पॉसिबल है। इससे ज़ॉम्बी जॉनरा में एक बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। कुछ टाइम बाद आप देखोगे ज़ॉम्बी मूवीज में आपको हैप्पी एंडिंग देखने मिलेंगी, और अगर हैप्पी नहीं तो कम से कम उम्मीद वाली एंडिंग्स दिखा करेंगी जो आज तक नहीं दिखी। मतलब इस फ्रेंचाइज की पहले इतनी रिस्पेक्ट थी कि इसने पूरा ज़ॉम्बी जॉनरा री इन्वेंट करके फिर से जिंदा किया, पर अब ये फ्रेंचाइज खुद अपनी क्रिएशन को ही खत्म कर रही है। पहली फ्रेंचाइज होगी जो खुद अपना अंत कर रही है, इसी वजह से इसकी रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अभी इसके खत्म होने में बहुत टाइम है, क्योंकि अभी देखना है कि इलाज कैसे होगा और कैसे काम करेगा। क्या सिर्फ अल्फा का इलाज किया जा सकता है क्योंकि उसका दिमाग उतना ज्यादा रेज के वश में नहीं होता, या फिर सबका कर सकते हैं? और रेज वायरस तो अब भी सैमसन के अंदर है,
बस उस पे हावी नहीं है, तो क्या बाद में किसी वजह से वो दोबारा हावी हो सकता है? कैल्सन तो मर गया, अब ये इलाज कौन फैलाएगा? कोई जानता तो है नहीं इसके बारे में। या फिर क्या सैमसन के खून से अब इलाज किया जा सकता है, या फिर उसकी बेटी के खून से जो नॉर्मल पैदा हुई थी, या वो बेटी भी कम्युनिटी के लिए खतरा बन जाएगी अपने खून की वजह से? अभी बहुत कुछ बचा इस फ्रेंचाइज में। सिर्फ 2 पॉइंट जो इस मूवी में दिखाए हैं रेज वायरस को लेके, उन्होंने ही बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अभी रेज वायरस की एक्सप्लेनेशन को और निखारा जा सकता है, जो कि कहने की बात ही नहीं है। एलेक्स गार्लैंड बहुत समझदार हैं। बस तीसरी मूवी बन जाए फिर हम और कुछ नया देखेंगे। बाकी पूरी दुनिया को अब रेज वायरस में रीजनिंग मिल गई है, तो इसका यूज भी अब बहुत होता देखेंगे हम। अब ये हो गए इस मूवी के प्लस पॉइंट, जिन्हें हर कोई हल्के में ले गया, पर आने वाले साल बता देंगे कि ये कितने हल्के थे। डायरेक्शन और जो डीप चीजें थी वो भी अच्छी हैं, उन पे मैं बात नहीं कर रहा, ना ही एक्टिंग पे। इस मूवी का जो माइनस पॉइंट है वो है सडन शिफ्ट। पिछले पार्ट में हमें कम्युनिटी दिखाई, उसका इसमें जिक्र तक नहीं है। स्पाइक के बाप का रोल इतना मेन था, वो स्पाइक के पीछे मेनलैंड में आ रहा था, पर यहाँ पे आया ही नहीं। अरे चलो स्पाइक तो मेन था, उसे भी कहीं पीछे धकेल दिया। इन्फेक्टेड्स की वैरायटी दिखाई थी पिछले पार्ट में, कोई नामो निशान नहीं इस बार। तो एक तरह से इस मूवी ने 28 ईयर्स लेटर को ही साफ कर दिया, जो कि हजम कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसने पैसे नहीं कमाए। कहने को तो चाहे कुछ भी कह लो। सैमसन और कैल्सन के बीच के डायनामिक्स पे ये मूवी ज्यादा फोकस करती है, और साथ में जिमी के, क्योंकि सैमसन और जिमी सेम है और जिमी और कैल्सन अपोजिट। ऐसा कुछ कनेक्शन मूवी बना के दिखाती है, जो मैंने आपको पहले समझा दिया पूरा। दोनों साइकोसिस के शिकार और आम इंसानों के लिए खतरा। उनमें से जिसका दिमाग काम करता है उसका इलाज नहीं कर सकते, पर जिसका नहीं चलता उसका कर सकते हैं। सैमसन और कैल्सन वाला पूरा एंगल दिखाकर एलेक्स गार्लैंड ने इस फ्रेंचाइज में रेज वायरस को अच्छे से एड्रेस किया है। बस इस मूवी का मेन मोटिव वही था। अब देखो पिछले पार्ट में इस बात की कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी कि कैल्सन अपनी बॉडी पे आयोडीन मल के रखता है, लेकिन वही चीज इस मूवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। जिमी इंक ने उसे सेटन समझा उसी वजह से, और आगे सर जिमी भी उससे डरा। फिर जो उसने शो दिखाया सब कुछ उसी आयोडीन पे निर्भर था। ऐसी सैमसन का मॉर्फिन वाली डांट खाना इसमें कितना मेन बन गया। जो चीज इसमें अच्छी है वो अच्छी है, और जो नहीं है वो नहीं है। उम्मीद है कि थर्ड मूवी आएगी तो इसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। जो हैलोवीन किल्स की तो नहीं बढ़ पाई थी हैलोवीन एंड्स की वजह से। तब भी मैंने ये समझाया था कि ट्रायलॉजी में सेकंड मूवी की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती। थर्ड मूवी सेकंड की वैल्यू बढ़ा भी सकती है और सीधा फर्स्ट तक की घटा भी सकती है। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। तो $63 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे $58.5 मिलियन टोटल फ्लॉप। इसकी शूटिंग 28 ईयर्स लेटर की शूटिंग खत्म होने के 3 दिन बाद ही चालू हो गई थी, और डायरेक्टर निया डकोस्टा को कोई आइडिया नहीं था कि फर्स्ट पार्ट कैसा बनाए, उसकी क्या टोन है, क्या उसकी स्टोरी है, कुछ नहीं। सिर्फ उनके पास इस मूवी की स्क्रिप्ट थी, तो उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे उन्होंने ये मूवी तैयार की, जो कि हद से ज्यादा डीप, डार्क और सीरियस टोन पे बना दी। मूवी में वैसे बहुत ज्यादा किल्स तो नहीं है, पर जितना भी गोर था वो बहुत ज्यादा रियल था। जो खाल उतारने वाला सीन था उसमें तो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स इतने असली थे कि एक्टर्स ही घबरा गए थे। 28 ईयर्स लेटर वाली वीडियो में मैंने बताया था कि शूटिंग के टाइम रैल्फ फिनेस और ची लुइस पेरी की गहरी दोस्ती हो गई थी, और पिछला पार्ट देख के ये बात समझ नहीं आई थी, पर ये पार्ट देख के अच्छे से पता चल गया कि क्यों हुई थी दोस्ती। सारा टाइम तो इन दोनों ने एक साथ बिताया, फिर दोस्ती तो होनी थी। और मूवी में उन दोनों का जो डांस सीन था वो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, वो उन दोनों ने खुद ही इम्प्रोवाइज कर दिया। ऐसी दोस्ती फूट फूट के निकल रही थी। इस बार ची लुइस पेरी को फुल बॉडी सूट पहनाया गया था सैमसन के रोल के लिए। 7 प्रोस्थेटिक आर्टिस्ट उस सूट को बॉडी पे अप्लाई करते थे, जिसमें 6 से 8 घंटे का समय लगता था, और एक सूट सिर्फ एक ही बार यूज हो सकता था, इसलिए शूटिंग में 25 से ज्यादा सूट यूज हुए। यही वजह है कि इसमें सैमसन के क्लोजअप शॉट्स ज्यादा हैं, क्योंकि उनमें झमेला कम होता था। उनके लिए कोई बॉडी सूट नहीं पहनाना, बस ऊपर की बॉडी का मेकअप कर दिया। जो बोन टेम्पल है वो बनाया गया है 5,500 स्कल्स और 1,50,000 हड्डियों से, जो कि ऑफ कोर्स फेक है तो वैसे खतरनाक चीज वो, वरना आजकल मूवीज में कौन इतना टाइम देता है। CGI करो, बात खत्म। जैक ओकॉनल का कहना है कि ये मूवी पिछली मूवी का वियर डिरेंज कजन है। हाँ, हम समझ गए। वैसे ये वीडियो लेट हो गई तो इसमें भी मैं आपको एक बोनस ऑफर देना चाहता हूँ। सेंड हेल्प वाला आपने लिया नहीं वो बात अलग है, पर मेरा काम है देना। इस वीडियो पे 2000 कमेंट्स हुए तो मैं 28 डेज लेटर की सौतेली बहन पे वीडियो लाऊंगा। इविल डेड वालों को तो चाहिए नहीं थी, देखते हैं 28 डेज वालों को चाहिए या नहीं। निया डकोस्टा का कहना है कि पिछली मूवी थी नेचर ऑफ फैमिली के ऊपर, ये वाली मूवी थी नेचर ऑफ इविल के ऊपर, और तीसरी मूवी होगी नेचर ऑफ रिडेम्पशन के ऊपर। जिम और रिडेम्पशन सुनने में अच्छा लग रहा है। एक बच्चा जिम के पास आया है जिसके पास रहने के लिए पूरी कम्युनिटी है। तीसरे पार्ट में भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए। एंड में जो हमने जिम का कॉटेज देखा वो वही सेम कॉटेज है जो 28 डेज लेटर में यूज हुआ था।
एक्टर्स का तो साफ कहना है कि उन्हें पिछले पार्ट से ज्यादा इस मूवी में काम करके मजा आया। निया डाकोस्टा ने पूरा मौका दिया उन्हें एक्टिंग करने का, जबकि डैनी बॉयल का फंडा कुछ अलग था, उन्हें फटाफट करना था सब कुछ। तीसरी मूवी भी वही डायरेक्ट करना चाहते हैं, पर निया भी लाइन में है और खुद एलेक्स गार्लन भी, जो कि अभी तो एल्डन रिंग बना रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने स्पाइक के पास एक रेड पावर रेंजर टॉय देखा था। इस पार्ट में स्पाइक का ध्यान रखा जिमी इंक ने, जो कि रेड ट्रैक सूट में थी। जिमी जब सेटन का नाम लेता था तो उसे बुलाता था डार्क लॉर्ड कहकर, और एक पॉइंट पे उसने रैल्फ फिनेस को ही डार्क लॉर्ड बना दिया। रैल्फ फिनेस हैरी पॉटर सीरीज में वोल्डेमॉर्ट का रोल कर चुके हैं, जिसे डार्क लॉर्ड बुलाया जाता था। तो ये थे मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो और एफर्ट आपको पसंद आए तो लाइक करके जाना, और कमेंट्स में बताओ आपको ये मूवी कैसी लगी। अरे सब छोड़ो, ये बताओ जिम को दोबारा देख के कैसा लगा। और 28 डेज लेटर फ्रेंचाइज की प्लेलिस्ट भी रेडी है, समझ लो फुल कोर्स है इस फ्रेंचाइज का। जैसे और भी फुल कोर्स इस चैनल पे पड़े हैं बहुत सारे, और भी एडिशन करता रहूं, उसके लिए आप मोटिवेट कर सकते हो सब्सक्राइब करके, और इंस्टा पे भी आ सकते हो, वहां पे बता दूंगा थर्ड पार्ट बनेगा या नहीं। बहुत लोगों की शिकायत है कि एंथोलॉजीज नहीं आ रही, इसी बात पे ये पूरा हफ्ता एंथोलॉजी वीक होगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।